प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 4 सितंबर 2025 है। आज दिन गुरुवार है, आज विष्णु के दिन है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस मानव के कल्याण के लिए विष्णु के 10 अवतार हुए। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कलिक अवतार, बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार के बाद कलिक अवतार। तो विष्णु के दसों अवतार की पूजा गुप्ता काल में 10 अवतार मंदिर है, पूर्व के वीडियो में हम बता चुके हैं। और इसमें कृष्ण कर्म के फलदाता हैं। तो संजय सिविल फोरम के तमाम जितने छात्र हैं, वो 71वीं बीपीएससी इसी 13 सितंबर को हो रही है। और आप 17वीं बीपीएससी का भी मेंस लिख चुके हैं। तो नवंबर में मेंस की परीक्षा का भी मुख्य परिणाम का रिजल्ट आएगा। अभी आप 13 सितंबर पर मात्र 1 हफ्ता से कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आप 13 सितंबर पर फ़ोकस करें, क्योंकि इस बार 17वीं और 71वीं में दोनों मेगा बहाली है। और आपके द्वारा जो कई वर्षों से प्रयास की जा रही है, अंततः मुझे आशा है कि आप 17वीं और 71वीं में निश्चित तौर पर एक अच्छे पद को लेकर आप बिहार में आसीन होंगे। मेरी शुभकामना हमेशा बनी रहती है आप लोगों के प्रति। तो मैं एक बार निश्चित कहता हूँ कि आप धैर्य से अपने आप पर विश्वास करें। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है और मेहनत करता है, कर्म पर मेहनत करता है, कर्म ही मेन चीज़ है, कर्म पर अपना विश्वास करता है, उसको भगवान कृष्ण ज़रूर सफलता देते हैं। बस अंतर ये है, किसी-किसी को बहुत लंबे संघर्ष करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं कि पूर्व के आईएएस टॉपर में शक्ति दुबे 5वीं बार में वह आईएएस टॉपर हो गई। कई बार उनका पीटी नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, उनको एक बड़ी सफलता भगवान कृष्ण देने जाते हैं। निश्चित तौर पर उसको बड़ी सफलता मिलेगी, धैर्य रखें और अपनी तैयारी, अपनी रणनीति पर विश्वास करें और अपना काम पर ही सिर्फ फोकस करें। तो निश्चित तौर पर मैं बार-बार आप लोगों को शुभकामना और प्रेरित करता हूँ, ताकि आपके अंदर कोई भटकाव नहीं हो। एक मार्गदर्शन होते हैं गुरु, मार्गदर्शन होते हैं, उसकी भटकाव को कम करते हैं और लक्ष्य के प्रति जो है गुरु अपने शिष्य को केंद्रित करते हैं, जैसा कि मैं आपको बार-बार प्रेरित कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर परसों मैं वीडियो दिया था 2 तारीख को। अगस्त महीना में मैं लगातार कई दिन तक वीडियो नहीं दे पाया, मैं असमर्थ था। जैसे-जैसे समय मिलता है, मैं आप लोगों के बीच कुछ कल्याण के लिए वीडियो देते रहता हूँ, ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। तो 4 सितंबर आज विष्णु के दिन मैं वीडियो को दे रहा हूँ। उसका शीर्षक है राष्ट्रकूट वंश, है ना? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद हिस्टोरिकल हिस्ट्री का जो अंतिम भाग है, जिसे हम राजपूत काल, पूर्व मध्य काल कह रहे हैं, हर्षवर्धन के बाद जो काल है 800 से 1200 ईस्वी, उसको पूर्व मध्यकाल कहा गया है, क्योंकि उसमें प्राचीन भारत के भी अंश हैं और मध्यकालीन भाग के भी अंश हैं, इसलिए इसको पूर्व और मध्यकाल दोनों कहा गया है। और इस राजपूत काल में, यह जो है राजपूत काल इसलिए कहा गया है कि इस काल में अधिकांश राजा राजपूत समाज के थे और पृथ्वीराज चंद्रबाई की पृथ्वीराज रासों में अग्निकुल से 4 प्रमुख राजपूत समाज की उत्पत्ति हुई। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट प्रतिहार और चालुक। उसमें राष्ट्रकूट भी हैं, जो काफ़ी प्रतापी राजा माने जाते हैं और इस पर मैं विस्तार पूर्वक वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत काम का होने जा रहा है। अब बात आई कि यह मैप बनाइए, राष्ट्रकूट, यह महाराष्ट्र, है ना? और कर्नाटक तक, केरल तक, आंध्रा तक। तो शुरुआत इसकी महाराष्ट्र से हो रही है। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य आप देख रहे हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में अभी तक जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, पाटलिपुत्र की ख्याति गुप्ता काल तक मौजूद है। लेकिन हर्षवर्धन जैसे आए, है ना, वर्धन समाज के सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन हुए, उस समय कन्नौज की प्रतिष्ठा पाटलिपुत्र से आगे निकल गई और चारों ओर से कन्नौज, जो गंगा यमुना क्षेत्र में दुआब क्षेत्र में थे, उत्तर भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र हो गए। और यही कारण है कि हर्षवर्धन कन्नौज को अपनी सत्ता स्थापित किया और कन्नौज का काफी विकास किया
और उत्तर भारत का सबसे प्रमुख नगर पाटलिपुत्र से ज्यादा कन्नौज उभर कर आए। और इसी कन्नौज की सत्ता के लिए, है ना, 3 वंश जो है गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंशों के बीच कई सौ वर्षों तक युद्ध होते रहा कन्नौज की सत्ता की प्राप्ति के लिए। अंततः इस सत्ता पर प्रतिहार वंश कन्नौज पर कब्जा जमा चुके। तो त्रिपक्षीय जो युद्ध हो रहा है उसमें गुर्जर प्रतिहार के द्वारा हो रहा है। जो पूर्व के वीडियो में हम बता चुके हैं, पूर्व में पाल वंश सबसे शक्तिशाली है और दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली वंश राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर, जो कि उत्तर भारत में कन्नौज है, तो दक्षिण भारत से यह पहला वंश है जो कन्नौज की सत्ता के लिए उत्तर भारत में प्रवेश कर रहा है और युद्ध कर रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का दोनों का समन्वय हम राष्ट्रकूट वंश में देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति दोनों का समन्वय राष्ट्रकूट वंश है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कर रहा है राष्ट्रकूट वंश, है ना। अब आइए, 10वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रकूट वंश प्रभावशाली है दक्षिण भारत में। तो राष्ट्रकूट है कौन? तो राष्ट्रकूट जो है यह कभी चालुक्य के सामंत हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन के सामंत थे दंती दुर्ग, और यही दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर जो है महाराष्ट्र में जो है चालुक्य वंश की स्थापना किया। दक्कन को, उसमें महाराष्ट्र को दक्कन भी कहते हैं, तो महाराष्ट्र में चालुक्य वंश की स्थापना दंती दुर्ग किया। किसको हराकर किया? चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन को। और इसका उल्लेख जो है मनखंड अभिलेख में है। तो मनखंड अभिलेख की रचना, मानखंड अभिलेख उसको कहते हैं, मानखंड अभिलेख की रचना दंती दुर्ग के द्वारा ही की गई। एलोरा अभिलेख की भी रचना दंती दुर्ग के द्वारा की गई। दंती दुर्ग एक काफी प्रतापी राजा है जो कीर्तिवर्मन को परास्त किया चालुक्य वंश को, और जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। तो जो मान जो आपको देख रहे हैं समनदंग जो अभिलेख है, समनदंग अभिलेख में दंती दुर्ग को महाराजा धीराज कहा गया है। तो महाराजा धीराज परमेश्वर ब्रह्म भट्टारक की उपाधि धारण कर रहे हैं दंती दुर्ग, और यह महाराष्ट्र से सीमा कलिंग को जीता, मलवा को जीता, गुजरात तक अपनी सीमा को बढ़ा दिया दंती दुर्ग, है ना। एक प्रतापी राजा है। और इसके जो प्रतापी राजा हुए फ्रेंड्स, मैं इसके कुल 15 शासक हुए। राष्ट्रकूट वंश के कुल 15 शासक हुए, जिसमें प्रथम संस्थापक हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद जो है कृष्ण प्रथम आते हैं, ध्रुव आते हैं, गोविंद तृतीय प्रतापी राजा हैं, अमोघ वर्ष है ना। तो कुल 15 राजा में 5 राजा काफी प्रतापी हैं, और इसके अंतिम राजा कर्क द्वितीय को माना जाता है। यानी राष्ट्रकूट वंश के अंतिम राजा कर्क द्वितीय हैं। कुल 15 राजा हुए, है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि मैं बताया कि राष्ट्रकूट वंश में कुल 15 राजा हुए जो दंती दुर्ग संस्थापक हैं। जो कीर्तिवर्मन, जो चालुक्य वंश के अंतिम राजा है, उसके सामंत है, और कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके यह दक्कन के क्षेत्र में जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, और यह मानखेत को अपनी राजधानी बनाया। अभी जो महाराष्ट्र में सोलापुर है, वो प्राचीन नाम उसका मानखेत ही है, और अभी सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो वर्तमान का सोलापुर कभी मानखेत हुआ करता था, जो दंती दुर्ग की राजधानी है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी है। इन्होंने महाराजा धीराज परमेश्वर ब्रह्म भट्टारक की उपाधि धारी की, और समनदंग अभिलेख इसकी रचना है। और इसी समनदंग अभिलेख से भी पता लगता है कि उन्होंने चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया दक्कन के क्षेत्र में, और मानखेत को अपनी राजधानी बनाया, है ना। इसका विस्तार कलिंग, गुजरात, मलवा कई क्षेत्रों में विस्तार किया। यह एक प्रतापी राजा है और एक सफल राजा है। तो दंती दुर्ग को कोई संतान नहीं था। इसके बाद कृष्ण प्रथम बैठे, जो इसके रिश्ते में चाचा लगते थे। कृष्ण, चूंकि दंती दुर्ग को कोई संतान नहीं, तो इसका चाचा कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठा।
तो कला की संस्कृति में राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम का बहुत बड़ा योगदान है और कृष्ण प्रथम ने कला संस्कृति को बढ़ावा दिया और एलोरा का जो गुफा है, एलोरा का जो गुफा की रचना कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया और इस एलोरा की गुफा में 34 गुफा है और उस 34 गुफा में कैलाशनाथ मंदिर को स्थापित कृष्ण प्रथम के द्वारा ही किया गया और एलोरा गुफा में जो 34 गुफा है, गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म को समर्पित है और गुफा संख्या 13 से 29 तक वह हिंदू धर्म को समर्पित है और गुफा संख्या 30 से 34 वो जैन धर्म को समर्पित है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रकूट वंश बौद्ध धर्म के भी आश्रयदाता है, जैन धर्म के भी हैं और हिंदू धर्म के भी आश्रयदाता है। जो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर स्थापित है, उसमें रावण की भी मंदिर है, उसमें भगवान शिव की भी मंदिर है, उसमें भगवान पार्वती की भी मंदिर है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में और वो दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है, जो द्रविड़ स्थापत्य कला का एक बेस्ट उदाहरण माना जाता है और यूनेस्को के धरोहर सूची में कैलाश मंदिर को भी रखा गया है यूनेस्को की सूची में। सोचिए कितना बड़ा अद्भुत है, पत्थर को काट कर वो मंदिर बनाया गया है। तो कृष्ण प्रथम इसका श्रेय जाता है कृष्ण प्रथम को। इसके बाद आते हैं ध्रुव। तो ध्रुव जो है त्रिपक्षीय संधि में पहला राष्ट्रकूट वंश है जो ध्रुव भाग लिया और गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्स राज को हराया ध्रुव और ध्रुव को धारावर्ष भी कहते हैं। इसके बाद जो प्रतापी राजा हैं वो गोविंद तृतीय हैं। गोविंद तृतीय अपनी साम्राज्य को जो है चोल चेर पांडव जो दक्षिण भारत में है वहां तक अपनी सीमा को फैला दिया। गोविंद तृतीय काफी प्रतापी राजा हैं और राष्ट्रकूट वंश के जो सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था वो नागभट्ट द्वितीय को हराते हैं गोविंद तृतीय। और राष्ट्रकूट वंश में जो सबसे लंबी अवधि तक शासन किए उसका नाम अमोघ वर्ष प्रथम है और अमोघ वर्ष धर्म जो है अमोघ वर्ष प्रथम जो है इसके गुरु थे जीन सेन और जीन सेन जैन धर्म का बहुत बड़े गुरु थे और जीन सेन से ही अमोघ वर्ष प्रथम ने दीक्षा लिया था जैन धर्म में और जीन सेन ने आदि पुराण की रचना की थी। अमोघ वर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग पुस्तक की रचना की थी जो सबसे बड़ी पुस्तक कन्नड़ भाषा की मानी जाती है। तो राष्ट्रकूट धर्म में यानी राष्ट्रकूट जो वंश है उसका प्रमुख जो है भाषा कन्नड़ ही है, फिर भी वह संस्कृत को भी बढ़ावा दिए राष्ट्रकूट वंश। तो फ्रेंड्स मैं राष्ट्रकूट वंश को लेकर प्रस्तुत हुआ था, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बताया हूँ आपको, है ना। इसके बाद अभी कुछ और बस बचे हैं, पालर बहुत सारे वंश बचे हैं, आप वीडियो से लाभ लीजिए और फिर मैं पुनः आपको प्रेरित करता हूँ अपने लक्ष्य के प्रति। सिर्फ लक्ष्य को ही देखिए, बाकी कुछ नहीं देखिए और अपने मंजिल को तय करके एक आप अच्छे पद पर आइए। इससे बड़ी ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं होगी। आप अच्छे अच्छे पद पर आसीन होइए। हमसे जो भी बन पाता है मैं बच्चे के लिए करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।